हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे। हमने एमसीक्यू सीरीज़ में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट की है, जिसमें हमने मनी एंड बैंकिंग कर लिया है। किसी ने ना पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके एमसीक्यू आप कर सकते हैं प्रैक्टिस और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। और आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। टर्म 1 में ये भी आने वाला है आपका, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड इसकी रिवीजन यहाँ से एमसीक्यू से कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमसीक्यू की यहाँ से। और आफ्टर 20 मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि कितने मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन करे आउट ऑफ 20। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा है। गवर्नमेंट बजट में कौन सी, इसमें से 4 स्टेटमेंट दे रखी है, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है आपको। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहली स्टेटमेंट है बजट इज अ डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर। या फिर इट इंडिकेट्स द बीओपी स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। लास्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है इट ऑफर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 5-year प्लान। क्या बजट डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है कि गवर्नमेंट ने कितना अचीवमेंट किया है 5-year प्लान में? नहीं, ये नहीं बताता हमें बजट। या फिर बीओपी के स्टेटस को बताता है, इकोनॉमी के बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस को बताता है? नहीं, ये भी नहीं बताता हमें बजट। या फिर बजट क्या देता है? डिटेल देता है एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की। एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बताता है वो? नहीं जी, वो क्या बताता है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बताता है, वो भी एनुअल स्टेटमेंट देता है। बजट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट की ओवर द फिजिकल ईयर। तो हमारी बी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा बी। बजट क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है किसकी? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट के ओवर द फिजिकल ईयर। तो बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर। तो फर्स्ट का हो गया हमारा बी। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू इट इनकर्स। जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर देती है, इतना तो वो रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं करती, रेवेन्यू से ज़्यादा वो क्या कर देती है? स्पेंडिंग कर देती है अपनी। तो उसे क्या बोला जाता है? क्या इनकर होता है उस टाइम पे? बजट सरप्लस, या फिर बजट एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर बजट डेफिसिट। तो बताइए क्या होता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर देती है अपने रेवेन्यू से? तो उससे क्या होता है? हमारा बजट डेफिसिट होता है। क्या होता है? बजट डेफिसिट हो जाता है। सरप्लस तो कब होता है? जब रेवेन्यू ज़्यादा हो हमारा, तब सरप्लस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही हमारी किसी तरीके की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें हमारी एसेट क्रिएट होती है और लायबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये तीनों तो नहीं है। तो आंसर क्या है? बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या हो जाता है? जब मैं खर्च ज़्यादा कर देती हूँ और रेवेन्यू इतना नहीं आ पाता। रेवेन्यू से ज़्यादा जब खर्चा हो जाता है उसे हम डेफिसिट बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर हो गया डी, बजट डेफिसिट। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड। जो अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किसकी फॉर्म में? इंटरेस्ट, फीस या डिविडेंड की फॉर्म में, उसे क्या बोला जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है, या फिर टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या बोला जाता है? जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो थर्ड का हो गया ए। क्योंकि टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं आपके? जो टैक्स के फॉर्म में किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारे क्या होते हैं? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज। इसमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है बताइए? एक्सपोर्ट ड्यूटी है, डिविडेंड है, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी है, या फिर एक्साइज है। तो बताइए इसमें से कौन सा नॉन टैक्स है? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो आपका टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी आपका टैक्स है, एक्साइज भी आपका टैक्स रेवेन्यू है। तो नॉन टैक्स कौन सा बचा हमारा? डिविडेंड है हमारा। ठीक है, फोर्थ का हो गया बी, जो हमारे
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह को मिलता है डिविडेंड, तो ये क्या होता है डिविडेंड आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन, जो प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हमने पढ़ा है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट का कब जीरो होता है बताइए, जब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होता है तब प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है, या फिर जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट जीरो होता है तब हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है, या फिर जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट तब होता है, या फिर फिस्कल डेफिसिट जब जीरो होता है तब होता है। देखिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट तो हम लेते हैं करंट ईयर का, और इंटरेस्ट की जो पेमेंट लेते हैं वो प्रीवियस बोरोइंग पे लेते हैं। तो ये दोनों जब हमारे इक्वल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जब ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिस्कल डेफिसिट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, ट्रू नहीं है फिस्कल डेफिसिट को लेकर के। अ फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजेस द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर बी रिप्रेजेंट द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर सी इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर डी इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन बोरोइंग। देखिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये बोरोइंग भी रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है फिस्कल डेफिसिट, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन तो होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का, गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट को ही हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट होती है उसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग इसमें एक्सक्लूड होता है। तो जो सी स्टेटमेंट है वो हमारी फिस्कल डेफिसिट को लेकर के ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होती है, बोरोइंग एक्सक्लूड होती है, अदर देन बोरोइंग होता है। तो सिक्स का आंसर हो गया हमारा सी। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं गवर्नमेंट बजट के, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये तीनों तो हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ ये हमारे गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि हमारे गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है डिक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट बजट का। क्या ऑब्जेक्टिव है, डिक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमारा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सेवन्थ का आंसर हो गया बी। अब एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन गुड प्रोड्यूस्ड, या फिर बायर ऑन गुड्स, या फिर सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, या फिर इनकम अर्नर। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करते हैं उनसे, या फिर जो बाय करते हैं गुड्स को उनसे, या फिर जो गुड्स को सेल करते हैं सेलर उनसे, या फिर इनकम अर्नर से। किससे हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, किससे करते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं ना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जो हमारे गुड्स पे लगता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पहले वैट लगता था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था गुड्स पे, अब जो गुड्स पे लगता है वो जीएसटी लगता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। तो एट्थ का आंसर हो गया डी। अब नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन सी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है? सरप्लस बजट का। और आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो डिफ्लेशन पीरियड आता है उस टाइम पे कौन सी पॉलिसी यूज़ होती है? डेफिसिट बजट की। किस किसने पढ़ा है मुझे कमेंट करके बताना। इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? ये किस ऑब्जेक्टिव का पार्ट है गवर्नमेंट बजट के? इकोनॉमिक ग्रोथ का, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, या फिर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ का, या फिर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का? तो बताइए ये किसका पार्ट है हमारा? किसका पार्ट है ये? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। कैसे है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पार्ट? हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते हैं, बिजनेस फ्लक्चुएशन आते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हमारे बजट को सेट किया जाता है, हमारे बजट के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम कौन सी पॉलिसी का यूज़ करते हैं? सरप्लस बजट। और डिफ्लेशन के टाइम पे कौन सी पॉलिसी यूज़ होती है? पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट, जिससे कि हमारे जो प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी में। तो 9th का आंसर हो गया हमारा बी। अब 10th की बात कर लेते हैं। विच वन इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट? इसमें से बताना है कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है। पहले कैपिटल रिसिप्ट का रूल याद कर लें। कैपिटल रिसिप्ट का क्या रूल है? कैपिटल रिसिप्ट क्या करती है? लायबिलिटी क्रिएट करती है और रिडक्शन करती है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट में। अब इसमें इन चारों में से जो ऐसा कर रहा होगा, या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी या फिर एसेट ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस हो रही होगी। तो देखते हैं। पहला है हमारे पास प्रॉफिट ऑफ LIC अ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है? या फिर लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन ईयर 2018-19, या फिर सेल ऑफ 40% शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा है हमारा कैपिटल रिसिप्ट? देखिए, प्रॉफिट ऑफ LIC अ पब्लिक एंटरप्राइजेस, लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन ईयर 2018-19, इसमें ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही आपके एसेट रिड्यूस हो रहे हैं गवर्नमेंट के। तो जो सी वाला है, सेल ऑफ 40% शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसमें क्या हो रही है? गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? 40% शेयर पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, तो एसेट क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। तो यही तो था, या तो हमें देखनी है लाइबिलिटी क्रिएट हो, या फिर देखनी है कि एसेट रिड्यूस हो गवर्नमेंट के। तो सी वाले में क्या हो रहे हैं? हमारे एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। तो 10th का आंसर हो गया सी। तो हमारे 10th का आंसर हो गया सी। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग इज अ। स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है? देखिए, स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि पैसा जाएगा, एसेट क्रिएट हो रही है। ऐसा किसके केस में होता है कि हमारी जो एसेट क्रिएट होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या होता है? हमारी या तो एसेट क्रिएट हो रही होती है, या फिर लायबिलिटी में रिडक्शन हो रही होती है। तो हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, स्कूल बिल्डिंग बन रही है ना, तो एसेट क्रिएट हो रही है। तो ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। 11th का हो गया सी। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। मैं आपको बता देती हूँ फिर भी शॉर्ट में जल्दी से। देखिए, जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है आपका? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही होती है, ना ही किसी तरीके की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है आपका? या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, या फिर एसेट रिड्यूस हो रही होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? वो तो हम बात कर ही चुके हैं कि हमारी एसेट क्रिएट हो रही होती है, या फिर हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। और रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है? ना ही हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही हमारी एसेट रिड्यूस होती है। ठीक है, ये चारों आपको पता होने चाहिए। तो 11th का हो गया सी। इसमें क्या हो रही है? हमारी एसेट क्रिएट हो रही है। तो 11th का सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हमारी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का डला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बजट भी डला हुआ है, फ्लो चार्ट के साथ उसमें समझाया हुआ है प्रॉपरली। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक के साथ मैंने पूरा समझा रखा है किस तरीके से इसे माइंड में रख सकते हैं। तो आप वीडियो जा करके चेकआउट करके आइएगा और आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। MCQ में आपसे पूछा हुआ है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए? बताइए, अभी बताइए मैंने आपको कि क्या एसेट क्रिएट होनी चाहिए, या फिर लायबिलिटी में रिडक्शन होना चाहिए। ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी, ना ही कोई रिडक्शन होगा लायबिलिटी में, या फिर ना ही लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना ही एसेट में रिडक्शन होगा, या तो
लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर रिडक्शन होगा एसेट में। तो बताइए कौन सा वाला सही है इसमें से। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इट नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़ते हैं कि ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है ना ही रिडक्शन होती है किसी तरीके की लाइबिलिटी में। तो 12th का हो गया बी। अब 13th की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एज द लीड टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बोरोइंग को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, क्योंकि बोरोइंग का मतलब है बोरो करना, यानी कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही बात, बोरोइंग यानी कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज होना यानी कि कैपिटल रिसिप्ट है। तो यानी कि ये पॉइंट तो हमारा करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। लेकिन बी है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट आर रेगुलर इन नेचर, डे टू डे होता है। बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा रेगुलर इन नेचर है, तो ये भी करेक्ट है। सी है हमारा कैपिटल रिसिप्ट आइदर क्रिएट एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सोचिए। और डी है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट। बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का। डी भी सही है। लेकिन सी में कैपिटल रिसिप्ट, अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। इसमें कैपिटल रिसिप्ट का आपको दे रखा है पॉइंट में, एक आइदर क्रिएट एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या यही हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है? जी नहीं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, क्रिएट अ लाइबिलिटी, जहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो और क्या हो रही हो, रिडक्शन किस में आ रहा हो, एसेट में रिडक्शन आ रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं आपकी, गलत है। यहाँ पे लाइबिलिटी होनी चाहिए, लाइबिलिटी तो क्रिएट होती है और एसेट क्या होती है आपकी, रिड्यूस होती है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है आपके, गलत है। ये कंडीशन हमारी कैपिटल रिसिप्ट की नहीं है, ये कंडीशन तो किसकी है, ये कंडीशन तो किसकी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो 13th का क्या हो गया, सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, 13th का सी। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रिवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। जिस प्रॉपर्टी का ओनर मर गया हो और ना ही पीछे से कोई विल छोड़ के गया हो, ना ही कोई लीगल हायर हो उसका, तो वो प्रॉपर्टी किसको क्लेम हो जाती है, गवर्नमेंट को हो जाती है। ये क्या है, एस्टीट्स है, स्पेशल असिस्टमेंट है, फॉर फीचर्स है या फिर फीस है। तो आपने नॉन टैक्स रिवेन्यू में पढ़ा है कि एस्टीट क्या होता है, फॉर फीचर क्या होता है, स्पेशल असिस्टमेंट क्या होता है, फीस क्या होता है। तो जो हम इसमें क्लेम वाली बात कर रहे हैं कि क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल, तो ये क्या है हमारा, एस्टीट है। तो 14th का क्या हो गया, ए। 15th की बात कर देते हैं। 15 क्या है हमारा, फीस ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज, जो हम गवर्नमेंट कॉलेज को फीस दे रहे हैं वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों है, क्या वो एसेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट की, या फिर लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, या फिर इट नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर इट नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या है हमारा 15th का हो गया सी। रिवेन्यू रिसिप्ट इसलिए है क्योंकि वो किसी भी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही और ना ही कोई एसेट रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट का। तो 15th का हो गया सी। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप इज, स्कॉलरशिप पे जो खर्चा होता है वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है। तो बताइए जो खर्चा स्कॉलरशिप पे हो रहा है वो क्या है, क्या है वो खर्चा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना ही ये किसी तरीके की एसेट क्रिएट कर रहा है और ना ही ये किसी तरीके की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो 16th का हो गया ए। तो 16th का आंसर हो गया हमारा ए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 16th का हो गया ए। अब 17th की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इसमें से कौन सा करेक्ट मेजर है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे मेजर किया जाता है वो पूछे जा रहा है आपसे। कैसे किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, या फिर रिवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर फिस्कल डेफिसिट माइनस रिवेन्यू डेफिसिट। तो क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला,
फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 17th का हो गया सी। अब 18th की बात करते हैं। बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय, पार्लियामेंट में बजट कौन प्रेजेंट करता है, कौन करता है बताइए। ए प्राइम मिनिस्टर करता है, या फिर होम मिनिस्टर करता है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर करता है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर करता है। बजट कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर। तो 18th का हो गया डी। अब 19th की बात कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, यूनियन बजट इज द बजट ऑफ, यूनियन बजट किसका बजट है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, या फिर इलेक्शन गवर्नमेंट का। किसका बजट है यूनियन बजट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो 19th का हो गया बी। 20th की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ सैलरी इज, सैलरी की जो पेमेंट की जा रही है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो बताइए क्या है, सैलरी की पेमेंट हो रही है, किसी भी तरीके की एसेट क्रिएट नहीं हो रही और ना ही हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो 20th का हो गया ए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी कि नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू आ चुके हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके जाना, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि चैनल पे क्या चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।